हेलो स्टूडेंट्स। यस बच्चे, हमने ये चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर हमने अपनी क्लास में स्टार्ट कर रखा है। और इस चैप्टर को मैंने पढ़ाने से पहले आपको चैप्टर 1 के भी बेसिक्स आपको बता दिए थे कि क्या पदार्थ होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं नहीं दे रही हैं, सब किससे बनी होती है? पदार्थ से बनी होती है। एक दूसरी लाइन आपको लिखवाई थी, समझाई भी थी कि हर एक चीज़ जो पदार्थ से बनी है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आज के जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको, शुद्ध पदार्थ जब मैं आपको समझाऊंगी तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हमने मिश्रण के बारे में क्लासेस में पढ़ लिया है, जिस क्लास में नहीं पढ़ा है उसमें मैं आपको दोबारा पढ़ा भी दूंगी, या फिर यहीं पे अगले वीडियो में आपका मिश्रण के बारे में बना दूंगी। अभी जो हम बात करेंगे, हमने देखो बात करी थी, मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। बच्चे चीज़ को समझेंगे, जो चीज़ मैं समझा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबी कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। चीज़ को समझेंगे, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, बुक खुली होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जो चीज़ मैं अंडरलाइन कराऊंगी अभी आप वो अंडरलाइन करेंगे, और आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। आप बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आपके दिमाग में आपको जो चीज़ समझा रही हूँ एकदम क्लियरली समझ आनी चाहिए। जितना सुंदर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो उतने सुंदर तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो चीज़ें होती हैं वो 2 प्रकार से, हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम पदार्थ को डिवाइड करें, या तो वो मिश्रण बनाते हैं, कोई भी चीज़ होगी, या फिर वो क्या होती है, शुद्ध पदार्थ होता है। अगर कोई चीज़ शुद्ध पदार्थ नहीं है तो वो हम कौन सी दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं? मिश्रण, है ना। मिश्रण के बारे में हमने अपना बहुत सारा पढ़ चुका है कि क्या समांगी मिश्रण होता है, क्या विषमांगी मिश्रण होता है। अलग 3 प्रकार के मिश्रण भी हमने पढ़े थे, विलयन है, आपन निलंबन है, या फिर कोलॉइड है। आज जो हम मेजरली बात करेंगे मेनली वो आपका है शुद्ध पदार्थ। हाँ बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको एक लाइन मैं बोलूँगी वो चीज़ समझ आ गई तो आगे मैं आपको तत्व और यौगिक बताऊँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुद्ध पदार्थ मैंने आपको सबसे पहले बताया था, और शुद्ध पदार्थ मिश्रण में अंतर ही क्या है? शुद्ध पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, मिश्रण आपके 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। एक सेकंड के बच्चे। हाँ, जो आपका मिश्रण है वो आपका 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। हमने मिश्रण की बात कर ली थी, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? शुद्ध पदार्थ की। हिंदी में मैंने पहले बता रखा है, कुछ थोड़ा बहुत गलत लिखूँ तो वो अपना ठीक कर लेना बुक से देख के। मेन मेरा जो एम है वो है आपको चीज़ें समझ आए एकदम। शुद्ध पदार्थ की सॉरी, शुद्ध पदार्थ जब हम बात कर रहे हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर। अब जो ये एक प्रकार का कण मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक प्रकार का कण या तो क्या होगा, यहाँ मैं आपका लिख भी देती हूँ, या तो ये आपका क्या होगा, तत्व, या क्या होगा, यौगिक। या तो आपका क्या है, ये तत्व, और दूसरा आपको क्या बताया मैंने, ये क्या है, यौगिक, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज़ है वो ऐसे छोटे 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 कणों से मिलकर बनी होगी, ऐसे गोल गोल जो मैं बना रही हूँ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। ये जो छोटे छोटे कण हैं, कोई भी चीज़, ये छोटे छोटे कण हैं जो शुद्ध पदार्थ के, ये या तो तत्व होंगे या वो क्या होंगे, यौगिक होंगे। ये चीज़ समझ आ रही है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, शुद्ध पदार्थ में जो कण है वो सारे एक जैसे होंगे, है ना। शुद्ध पदार्थ, तभी तो हम उसे शुद्ध बोल रहे हैं, हाँ, कि एक ही प्रकार के कण। लेकिन जो एक प्रकार का कण है वो या तो आपका तत्व होगा या वो आपका क्या होगा, यौगिक होगा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। यहाँ अगर हम पहले बात करें तत्व की अगर मैं बात करूँ तो देखो बच्चे, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ इसके। बाकी जब हम 3rd और 4th चैप्टर में समझेंगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। एक सेकंड के बच्चे, हाँ, जब हम 3rd और 4th चैप्टर समझेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगी कैसे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, क्या है अभी के लिए, लेकिन समझ आ जाएगा आपको। देखो, ये हम जो लोहा आप बोलते हो, लोहे को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इस फॉर्मूला को क्या लिखते हैं, Fe, ठीक है। हाँ, जो आपका कार्बन है उसको आप C लिखते हो, ऑक्सीजन को O लिखते हो, हाइड्रोजन को क्या लिखते हो, H लिखते हो, ठीक है। ये सब आपके क्या है, तत्व है। आगे हम लिस्ट भी याद करेंगे, 20 तत्व, 1 से 20 तक के तत्व की पूरी लिस्ट भी याद करेंगे जब मैं आपको 3rd और 4th चैप्टर समझाऊंगी। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए तत्व क्या है। ये सब आपके सामने जो मैंने लिखे हैं तत्व है। तत्व किसी भी पदार्थ का मौलिक रूप है। आपकी बुक में भी बच्चे ये लाइन लिखी हुई है कि जो आपका तत्व है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, इस टॉपिक में सबसे पहले तत्व दिया है। तत्व की तीसरी या चौथी लाइन आप क्या लिखोगे,
देखोगे वो आप देखोगे कि तत्व है वो मूल रूप है। ठीक है, एक लाइन में लिखी है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि जो आपका तत्व है वो ऐसा एक मूल रूप बेसिक यूनिट है जिसे आप और कोई केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। जो ये ऑक्सीजन है आप इसे और किसी आगे और कैसे भी तोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मूल रूप है बच्चे। मूल रूप का मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज़ का मूल रूप, अब उससे छोटा आप इसे और किसी में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तत्व है। नेक्स्ट अब बात करें, अभी आपको तत्व और अच्छे समझ आएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा यौगिक का हिंट दे दूं। जो आपका यौगिक है ये चीज़ समझिए। सेकंड है यौगिक। यौगिक मैंने अब ऊपर आपको एक कौन सा तत्व बताया था, हाइड्रोजन। ठीक है, एक आपको बताया था ऑक्सीजन। मैंने क्या किया, दो तो हाइड्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया। ये आपका क्या बन गया, पानी, जिसे आप क्या बोलते हो, जल, पानी। H2O वाटर होता है, जो आपका वाटर होता है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। आपने क्या किया, दो तो आपने हाइड्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिया, तो ये जो H2O बना है ये आपका क्या बन गया, पानी। ये आपका क्या है, यौगिक। तत्व और यौगिक में आपको डिफरेंस समझ आया। तत्व आपका वह मूल रूप है जिसे आप और कोई रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और नहीं तोड़ सकते और विभाजित नहीं कर सकते। जबकि अब ये H2 है, इसे मैं किसी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा क्या कर सकती हूँ, दोबारा दो हाइड्रोजन ऐसे प्लस ऑक्सीजन, ये अलग अलग हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन को मैंने क्या किया, अलग अलग दोबारा अलग अलग कर दिया। अलग, इसकी भी एक पर्टिकुलर रासायनिक प्रतिक्रिया, ऐसे ही अलग नहीं हो जाते, एक रासायनिक तरीके से हम इन्हें अलग करते हैं, लेकिन ये अलग अलग हो गए ना तत्व का। आप अब ये जो हाइड्रोजन है इसे आप दोबारा और किसी तरीके से, क्योंकि आपका ये क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, इसे आप और ये क्योंकि मूल रूप है इसे आप आगे नहीं तोड़ सकते। ये चीज़ समझ आई कि तत्व और यौगिक क्या अंतर है इसमें। दो या दो से अधिक जब तत्व मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा, यौगिक। यौगिक के लिए आपको दो लाइनें याद होनी चाहिए। पहली तो यही कि दो या दो से अधिक जब आपके तत्व मिलेंगे, यहाँ पे देखो एक मतलब हाइड्रोजन, कौन से दो तत्व मिले हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, यौगिक। यौगिक के लिए एक और लाइन जो इम्पोर्टेंट है बच्चे, वो क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कंपोजिशन। हिंदी में बच्चे ये इतना ही मुश्किल शब्द है, तो आप इंग्लिश में याद रखना चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, या फिर हिंदी में आप लिखते हो इसे नियत संघटन, जो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट एक वर्ड है, नियत संघटन। ठीक है, नियत संगठन का मतलब क्या है बच्चे, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया H2O का, ये हमारा क्या है, यौगिक, क्योंकि ये दो तत्वों से मिलके बना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, हाँ ये मैं आपको क्या बता रही थी यहाँ पे कि नियत संगठन का मतलब क्या है। यहाँ आपने देखो कितने हाइड्रोजन लिए हैं, आपने दो हाइड्रोजन लिए हैं, ऑक्सीजन ये एक है, यहाँ पे एक होता है तो हम लिखने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन आपने कितना लिया है, एक लिया है। तो नियत मतलब आपको हमेशा जब दो हाइड्रोजन आप लोगे, दो हाइड्रोजन जब लोगे और एक ऑक्सीजन इस तरीके से मिलाओगे तभी आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा, तभी आपका क्या बनेगा, पानी। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है, यहाँ ये चीज़ को समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। आपका मन कर रहा है कि मैं 4 हाइड्रोजन ले लूँ, मेरे पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, काफ़ी ऑक्सीजन है, और 5 ऑक्सीजन ले लूँ, तो ये आपका पानी नहीं बनाएगा। ये आपको चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई अलग ही यौगिक बन गया, ये पानी का यौगिक नहीं बना। तो अब आपको मतलब समझ आया, फिक्स प्रोपोर्शन बच्चे, इसे आप एक तरीके से नियत अनुपात बोल सकते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब तो समझते हैं ना आप। जो H2 मैंने लिखा है ये आपका पानी है ना, ये आपका क्या है, पानी है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में, किस अनुपात में है, 2:1 में। आपका क्या है, दो आपने हाइड्रोजन लिए हैं और एक ऑक्सीजन लिया है, इसी अनुपात में जब तक आप मिलाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, पानी का यौगिक मिलेगा, जल का यौगिक मिलेगा। ठीक है,
तो अब ये चीज़ें समझ आए कि क्या तत्व होता है, क्या यौगिक होता है। यौगिक में आपको दो लाइनें याद होनी चाहिए कि दो या दो से अधिक तत्व से मिलके बनेगा। आपने यहाँ देखा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। और दूसरी लाइन क्या है जो आपको इम्पोर्टेंट, नियत अनुपात आप लिख लीजिए। अगर नियत संगठन आपको याद नहीं रहता तो नियत अनुपात लिख लीजिए कि आपका फिक्स्ड है, पहले से फिक्स किया हुआ है हमने कि इतना हाइड्रोजन मिलाओगे और इतना ऑक्सीजन मिलाओगे तभी आपको क्या मिलेगा, आपको यौगिक मिलेगा। ठीक है, आपका मन कर रहा है इसे मैं उल्टा कर दूं कि हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2, या आपका ऑक्सीजन 2 ये कुछ और ही बन गया, ये आपका H2O नहीं बना, आपका वाटर नहीं बना। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं और एग्जांपल भी आपके लिए लिख देती हूँ, आपको याद होने चाहिए जो, जिससे चीज़ें और समझ आ जाएंगी। ठीक है, आपका H2O हो गया। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक सेकेंड, ये पैक हो जा रहा है। H2O हो गया आपका। आप कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया, CO2। एक सेकेंड देखिए, क्लियरली लिख देती हूँ मैं, CO2। ठीक है, इसके अलावा मैं आपका, घर पे नमक यूज़ करते हैं साधारण नमक, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो तो क्या है, 2:1। ठीक है, CO2 का जब आप देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1 कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है, 2। ठीक है, NaCl, Na सोडियम होता है आपका, Cl क्लोरीन होता है आपका। तो इनका अनुपात क्या है, 1:1। तो ये जो अनुपात मैंने लिखे हैं आपके सामने, जो ये अनुपात मैंने लिखे हैं ये आपने को पता है फिक्स हैं, फिक्स प्रोपोर्शन, नियत है, मतलब ये आप इधर उधर नहीं कर सकते। तो यौगिक में आपको यही दो लाइनें, बार बार मैं आपको तीसरी बार समझा रही हूँ कि दो से अधिक तत्व से मिलके बनेगा यौगिक, और नियत अनुपात में मिले होने चाहिए। जो आपके तत्व हैं वो आपके नियत अनुपात में मिले होने चाहिए। एक और ये जरूरी नहीं है बच्चे कि ओनली बस 2 ही तत्व होंगे आपके, ज़्यादा तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा तत्व भी हो सकते हैं। मैं आपको बड़ा ही सिंपल एग्जांपल लेके बताती हूँ। जब आपको एक आपकी लेबोरेटरी में एक एसिड मिलता है, साइंस लैब में भी हम देखेंगे जब कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एसिड होता है जो जिससे किंग ऑफ एसिड, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो यही होता है, H2SO4। यहाँ आपको कौन कौन से तत्व नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, सल्फर नज़र आ रहा है और ऑक्सीजन। किस अनुपात में है ये आप देखोगे, कौन कौन से अनुपात में है ये, 1 मिनट बच्चे। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4। तो 2:1:4 ये आपका फिक्स प्रोपोर्शन है, नियत संगठन है कि हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन को जब आप 2:1:4 में मिलाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ आए, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप एसिड को अम्ल बोलते हैं। तो आपको तत्व और यौगिक समझ आ गए एकदम अच्छे से। अब आप एक काम कीजिए, अपनी NCERT बुक मैं भी खोल रही हूँ यहाँ पे आपके लिए चीज़ें, ताकि एकदम क्लियरली समझ आ जाए। ये देखो आपके लिए NCERT बुक देखो, इन्होंने अब क्या बोला है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। इन्होंने सबसे पहले वही बात करी है, तत्व की। यहाँ पे आप आ जाइए, ये वाली देखो, 1 मिनट मुझे, हाँ ये देखो इन्होंने क्या बोला है, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। हाँ, सबसे पहले उन तत्व आप यहाँ से अंडरलाइन करिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यही मैंने आपको बताया था, यह वह मूल रूप है जिसे आप और कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया करके और ज़्यादा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। मेन आपको जो याद होने चाहिए बच्चे, ये आपकी बार बार बात करेंगे, तत्वों को हम मेजरली तीन प्रकार के कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ये देखो इन्होंने क्या बोला है, धातु, अधातु और उपधातु। ये तीनों आपको पता है। तत्व को हमने तीन भागों में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु। ये अपनी बुक खोली हुई नीचे आपके सामने इस टाइम, हाँ, और अंडरलाइन करेंगे मेरे साथ साथ। इन्होंने देखो सबसे पहले किसकी बात करी है, धातु की बात करी है। धातु क्या होती है, ज़्यादातर चमकीली होती हैं। आप देखते हो जो सोना है, चांदी है, लोहा है, ठीक है, कॉपर के तार बने होते हैं जो आपके पंखे इनमें सब में देखते हो। या फिर क्या होते हैं, धातु होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम तीनों क्या बोलते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है,
मेटल्स आपको पता है क्या होते हैं? ये सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, है ना। कॉपर के वायर देखे हैं आपने, तांबे के वायर देखे हैं, ये क्या होते हैं आपके? एक सेकेंड बच्चे। हाँ बच्चे, जो आप बात कर रहे होते हो मैं भी आपको बता रही थी, तांबा। हाँ, ये सब क्या है? आपके धातु हैं। धातु, ये चीज़ समझ आई। ज़्यादातर जो आपके धातु होती है ठोस अवस्था में आपको मिलती है। हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में समझा था। ठोस आपका क्या होता है, द्रव क्या होता है आपका, और गैसीय अवस्था क्या होती है ना। तो जो आपके ठोस, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ज़्यादातर आपको जो ये मेटल्स हैं, जो आप धातु जिन्हें बोल रहे हो, ये आपको कौन सी अवस्था में मिलते हैं, कौन सी स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में, आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे। ये ज़्यादातर चमकीली होती है, इनमें कुछ चमक होती है। जबकि आप जो अधातु है, अधातु का सबसे सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हो, कार्बन होता है, जो आप मेनली कोयला देखते हो। इसमें कोई चमक होती है, कोई उसमें लस्टर, कुछ भी किसी भी प्रकार की शाइनिंग होती है, तो वो आपका किस में आ जाएगा? नहीं होती है ना, वो आपका अधातु है। इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड में क्या लिखा है? ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग के होते हैं। ज़्यादातर जो आपको धातुएं मिलेंगी, जो आपके मेटल्स होते हैं, वो या तो चांदी जैसे एक तरीके से सफ़ेदी सा रंग होगा, या आपको सोने जैसे पीले रंग की तरफ होंगी। ठीक है, इसी तरीके के रंग आपको ज़्यादातर मिलेंगे। मेनली जो थर्ड पॉइंट आप इसे स्टार मार्क कर लोगे, इन्होंने क्या बोला? ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी धातुएं हैं, ये आपके ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। आपने छोटी क्लासेस में भी 6, 7, 8 में भी पढ़ा है कि सुचालक और कुचालक क्या होता है। हाँ, ये शब्द आपको पता है। अगर ये ताप के सुचालक होते हैं, इसका एग्जांपल मैं देती हूँ बच्चा। आप चाय बनाने के लिए कोई भगोना, कोई पतीला, जब आप गैस पे रखते हो, आप थोड़ी देर बाद उसे पकड़ते हो, आपको देखते हो उसमें क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है ना। तो इसका मतलब वो आपका एल्यूमिनियम है, किससे भी बना हुआ है, एल्यूमिनियम है या सिल्वर है, जिससे भी बना हुआ है, वो आयरन, किसी भी चीज़ से बना हुआ है, वो क्या हो गया? धीरे धीरे गर्म हो गया। तो इसका मतलब सुचालक, आपका जो ताप है वो आपके हाथ तक पहुंच पा रहा है, सुचालक है। कुचालक होता तो क्या आप तक पहुंचता? नहीं। विद्युत का सुचालक देखा आपको, सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर मैं किसी करंट लग गया है, आपको उसे छुड़ाना है, तो मैं आपको 2 रोड दे रही हूँ, या तो लकड़ी के डंडा दूंगी या लोहे का। हाँ, आप कौन सी बोलोगे? मैम लकड़ी वाला दो, है ना। लकड़ी का क्यों? क्योंकि वो विद्युत की कुचालक है। जबकि आपका जो लोहा है, ये धातु है और ये विद्युत की सुचालक है। आपको भी करंट लग जाएगा, करंट आप उससे आप तक आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सुचालक होती हैं। ये तन्य, ये 2 हैं, ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये स्टार मार्क में कर रही हूँ। ये तन्य होती हैं और ये अघात वृद्धया होती हैं। ये 2 का मतलब समझिए कि जो आपके धातु हैं, उन्हें आप लंबी लंबी तारों में खींच सकते हैं। आपके जो कॉपर, अभी जो सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल जो अपनी आप डेली लाइफ में देख सकते हो, कॉपर की तार। आप अपने पंखे में देखिए, कॉपर की तार होती है। पंखे काफ़ी इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस होते हैं, इनमें कॉपर की तार होती है, तांबे की तार होती है। तो आपने पतली पतली तार आप बना सकते हो। ठीक है, धातुओं को आप पतली पतली तारों में आप खींच सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कि ये तन्य होती हैं। इस गुणधर्म को, धातुओं के इस गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं? ये तन्य होती हैं। तो तन्य, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुओं का गुणधर्म बताओ, ये तन्य होती हैं या घात वृद्धया होती हैं, ये विद्युत की कुचालक होती हैं, चमकीली होती हैं। तो बोलोगे इनमें से कौन सा गुणधर्म नहीं है? तो आप बोलोगे कुचालक। ये 3 तो हैं कि चमकीली भी हैं, तन्य भी हैं, घात वृद्धया भी हैं। कुचालक वाला गलत है, तो आप मार्क करोगे। इस तरीके से आपको ये सारे गुणधर्म याद होने चाहिए। समझा रही हूँ मैं आपको इसीलिए अच्छे से। या घात वृद्धया होती है, इसका मतलब इन्हें आप फेंट कर बिल्कुल पतली पतली चादरें बना सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चे आपको याद होना चाहिए। तन्य के लिए आप ऊपर तार का याद रखोगे। हम अघात वृद्धि का मतलब पतली पतली चादरें बना सकते हो, पतले पतले शीट्स बना सकते हो। शीट का मतलब एल्यूमिनियम फॉइल, जो आप खाना लेके आते हो स्कूल में, देखा आप एल्यूमिनियम फॉइल। ये क्या है? एल्यूमिनियम आपका एक धातु है। इसे आपने पतला, कितना पतला होता है आपने देखा है? वो कितना ज़्यादा पतला आपने उसकी शीट बना रखी है, महीन चादर बना रखी है। ठीक है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। सॉरी बेटा, एक सेकेंड, हाईलाइट हो रहा है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। ठीक है, इनमें से आप जब इन्हें टन कुछ बजाओगे, इन्हें एकदम से टन जैसी एक अलग सी ध्वनि आती है, तो इनमें वो ध्वनि आती है, इसे क्या बोलते हैं? ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं? धातु के उदाहरण हैं। ज़्यादातर धातु आपको, सारी धातु आपको ठोस अवस्था में मिलेंगी। बस ये एक एग्जाम्पल आपसे 99% पूछते हैं कि वह कौन सी धातु है जो आपको
कमरे के तापमान पर लिक्विड द्रव अवस्था में मिलती है तो क्या है, पारा। पारा आप अपने जो थर्मामीटर होता है, आप बुखार नापते हो तो वो देखा आप पारा ऊपर चढ़ता है तो क्या ठोस अवस्था में होता तो वो क्या ऊपर चढ़ पाता, नहीं, है ना। वो आपको कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिलता है, वो पारा आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, आपको द्रव्य अवस्था में मिलता है। जबकि और सारी धातुएं, आपका लोहे का कोई बेंच रखा है, कुछ भी है, कॉपर है या फिर सोना है, चांदी है, सब आपको क्या ठोस अवस्था में मिलते हैं ना। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो आपको कमरे के तापमान पर क्या मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। फिर इन्होंने अधातु की बात करी। अधातु बच्चे उसका उल्टा है एकदम, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। हाँ, ये ताप और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। पहले वाला वो क्या था, सुचालक थी ना आपकी जो धातुएं थी, ये अधातुएं क्या हैं, कुचालक हैं। ये चमकीली प्रतिध्वनिपूर्ण आघात वृद्धि नहीं होती है, ना तो तन्य होती है, ना आघात वृद्धि, ना प्रतिध्वनि, कोई आवाज़ नहीं आती है। वैसी जो टन एक अलग सी साउंड होती है वो नहीं आती है। इनकी आप पतली चादरें नहीं बना सकते, इसका मतलब ये आघात वृद्धि नहीं है। हाँ, ना ही आप इनको तन्य मतलब ये लंबे लंबे तारे खींच सकते हो। इसके एग्जाम्पल ज़्यादातर जो गैस होती है हमारे पास वातावरण में, वो आपकी क्या होती है, अधातु होती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन है। आयोडीन अभी गैस नहीं है बच्चे, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको सिंपल पता है कि क्या गैस है। तो ज़्यादातर गैसेज आपकी क्या आएंगी, इसमें आएंगी अधातु में। कार्बन, कार्बन कोल या कोक जो कोयला होता है एक तरीके से, वो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। कार्बन लिखोगे उसे आप, तो वो आपको पता है क्या कोई उसमें से टन की आवाज़ आती है, नहीं। उसे आप पतली चादर बनाने की कोशिश करोगे, तार बनाने की कोशिश करोगे, वो चूरा चूरा हो जाएगा, है ना। तो ना तो ये आघात वृद्धि है, ना ही ये तन्य है। ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि। अब इनमें से आपको एक क्वेश्चन, और जो एक और कैटेगरी बच गई है बच्चे, ये कौन सी है, उपधातु। इसे मुझे ये क्या दी गई है, उपधातु, मेटलॉइड। जो धातु और अधातु, आपका जो धातु है और अधातु है, इन दोनों के बीच की कैटेगरी है बच्चे ये। उपधातु जो है आपका इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। अब इसमें क्या होएगा, थोड़े से गुण धातु वाले होंगे, कुछ गुण इसमें क्या होंगे, अधातु वाले होंगे। इन दोनों के बीच की कैटेगरी है, ये क्या है आपको, उपधातु। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए जो इन्होंने डिस्कस किए हैं। बोरोन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। तीनों के तीनों तीन ही अधातु के एग्जाम्पल, उपधातु के एग्जाम्पल दिए। तीनों आपको पता होना चाहिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्होंने देखो ये इसमें दे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट आपके लिए, एक मिनट ग्रीन मार्क में कर देती हूँ, कि 2 तत्व आपको द्रव्य अवस्था में मिलते हैं। कौन कौन से, पारा आपको मैंने बताया अभी, पारा धातु है जो कि आपको कौन सी अवस्था में मिल रहा है, द्रव्य अवस्था में। और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि आपको द्रव्य अवस्था में मिलती है। दोनों में डिफरेंस समझो। पारा आपसे क्वेश्चन पूछने की ऐसा धातु जो आपको कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में मिलती है, तो एग्जाम्पल क्या, आप आंसर क्या दोगे, पारा। जबकि आपसे पूछते हैं ऐसी अधातु जो आपको कमरे की तापमान पर द्रव्य अवस्था में मिलती है, तो आप आंसर क्या दोगे, ब्रोमीन। तो आपका पारा और ब्रोमीन ऐसे याद होनी चाहिए। उसके अलावा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैलियम एंड सीजियम कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। जब आप इन्हें, गैलियम और सीजियम क्या है, दोनों के दोनों धातु हैं। ये दोनों क्या हैं, धातु हैं बच्चे, अगर आपको याद न रहे। ये और कुछ नहीं, ये क्या है, धातु हैं। गैलियम और सीजियम आपका दोनों के दोनों जो हैं ये क्या है, धातु है। हाँ, ये आप अपनी हथेली पर भी रखोगे तो आप देखोगे ये द्रव्य अवस्था में आ जाएंगे। हथेली पे थोड़ी सी जो गर्माहट होती है उसमें भी ये, आप लोहे का कोई चीज़ अपने हाथ पे रखते हो, क्या वो द्रव्य अवस्था में, उसे कितना ज़्यादा तापमान देना पड़ता है ना। लेकिन ये जो गैलियम और सीजियम ये भी धातु है, लेकिन ये उन्हें इतनी सी गर्माहट मिलती है, क्या होंगे, द्रव्य अवस्था, ठोस से द्रव्य अवस्था में आ जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। यौगिक मैंने अभी आपको पहले समझा ही दिया, यौगिक क्या होते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, यौगिक। हाँ, और दूसरी लाइन आप लिखोगे, यह है हमेशा नियत अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व जब नियत अनुपात में मिलते हैं तब आपको क्या मिलता है, यौगिक। ये वाली लाइन लिख लीजिए। ठीक है, इन्होंने एक ये लास्ट टेबल बनाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट समझा देती हूँ, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिश्रण और यौगिक, ठीक है। आप बोल दोगे कि मैम ये मिश्रण, आप बोल रहे हो कि एक हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन मिलाए, ऑक्सीजन मिलाए, ये तो मिश्रण नहीं बन गया, 2 प्रकार के कण मिले हैं, ये मिश्रण क्यों नहीं बना। हाँ, मिश्रण और यौगिक में क्या डिफरेंस है, ये आपसे कई बार पूछ लेते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो ना बच्चे, कि आपने कार्बन मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया, CO2 जो मैंने लिखा था, है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर ये CO2
आप बोलो, एक सेकेंड। ये आप बोलोगे मैम CO2, इसमें क्या हो गया, इसमें आपको कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो ये मिश्रण क्यों नहीं बना, है ना। बच्चे इनके डिफरेंस समझिए। आप मिश्रण में देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा है आपको कोई नए प्रकार का तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। हाँ, अभी आपने देखा यहाँ कोई नए पदार्थ का, नए सब्सटेंस का कोई नया यौगिक नहीं बनेगा। यहाँ आप एग्जांपल लिख सकते हो, फर्स्ट पानी, पानी प्लस नमक, नमक पानी बनेगा, है ना। आपका जो बनेगा ये नमक पानी बनेगा। कोई अलग नई चीज तो नहीं बनी ना। जैसे पानी और नमक वाले ही गुण आपको नमक पानी में मिलेंगे, वो लिक्विड होगा, वो नमकीन होगा, कोई नया पदार्थ तो आपको नहीं मिला ना। जबकि यौगिक आप मिला रहे हो, तो आप जैसे कि आप देख सकते हो बच्चे, H2O किस किस से मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। आपने इन दोनों को मिलाया, क्या बना, हाइड्रोजन आप जलाते हो बच्चे, कितना पॉपअप बहुत धमाकेदार तरीके से जलती है। ऑक्सीजन आपको पता है जलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों मिले तो आपका क्या बन गया, H2O, जो कि आग बुझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको एकदम नया पदार्थ मिल गया ना, H2O। तो सेकेंड ये क्लास में जब हम समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार जितना समझ आते हैं यहाँ समझ लीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। आप नमक पानी, संगठन मतलब कंपोजिशन, आप नमक पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच और नमक मिला दोगे या 1 चम्मच और पानी मिला दोगे, कोई ज़्यादा आपको कोई नया पदार्थ नहीं मिलेगा, वो रहेगा वही नमक पानी। जबकि यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसा कि H2O है, यहाँ 3 हाइड्रोजन कर दिए, ये H2O नहीं रहेगा, है ना। तो ये आप नहीं कर सकते। यहाँ पे जो संगठन है सदैव स्थायी रहेगा कि ये 2:1 में ही मिलने चाहिए। आप अपनी मर्जी से, ये बच्चे क्यों, हाँ 1 मिनट, 2:1 में ही मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को, ये बच्चे एक काम करते हैं, हम जब क्लास में आप आओगे तभी अच्छे से समझेंगे, या फिर मैं आपको नेक्स्ट इसके लिए एक क्लियरली वीडियो बना के समझा दूँगी, ठीक है। इसके लिए ही स्पेशल एक वीडियो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दे के मैं ऐसे आपको नहीं समझा पा रही हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब मैं आपको समझा दूँगी कि क्या मिश्रण और यौगिक में क्या डिफरेंस है। अभी तक जो हमने समझा है कि क्या तत्व है, क्या यौगिक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो आप सब घर अभी रिवाइज करोगे। क्या धातु है, अधातु है, उपधातु है, अंडरलाइन कराए वो अंडरलाइन करोगे और इसे रिवाइज करोगे, ठीक है। चीज़ें एकदम क्लियरली समझ आनी चाहिए आपको। जो चीज़ समझ नहीं आई है मेरे से क्लास में पूछोगे, या व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आपका बनाया हुआ है उस पर पूछो, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके।